बस एक गिलास पानी। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज 3 खास मेहमान। मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी और अभिरंजन कुमार। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार। डॉक्टर फैयाज़ अहमद फैजी, जो कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पसमानदा मुद्दों पर ख़ास तौर पे इनकी पहल रहती है, उस मुद्दे पर इनकी ख़ास सक्रियता रहती है। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस मसले पर कि प्रयागराज में एक माफिया की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, हत्या हो गई। नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को एक तरह से अभयदान मिला होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी बाहर से आकर के उसे खरोंच तक नहीं पहुँचा सके, यह हमारा कानून कहता है। लेकिन यह हत्या हो गई, तो निश्चित रूप से यह पुलिस की, प्रशासन की विफलता मानी जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को एक अलग रंगत हत्या वाले दिन से ही दी जा रही है, और वो रंगत ये है कि बहुत सारे लोग इसमें यह देख रहे हैं कि एक माफिया नहीं बल्कि एक मुसलमान मरा है। ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा देखने की जो जहमत है वो सिर्फ एक तरफ के लोग उठा रहे हैं, या दोनों तरफ से ऐसी कुछ कोशिश हो रही है, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि देखो एक मुसलमान मार दिया गया। कुछ लोग इसे एक जीत के रूप में दिखा रहे हैं, कुछ लोग इसे अपने ऊपर हमले के रूप में दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? शुरुआत पहले डॉक्टर फैयाज आपके साथ ही करना चाहूँगा। जी, आपके साथ इसलिए शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि आपने इलाहाबाद में, प्रयागराज में अतीक अहमद के उन शुरुआती दिनों को भी देखा है जब वो एक माफिया बनकर उभर रहा था। उस समय बेशक आप छात्र रहे होंगे, लेकिन अच्छी तरह से आपने महसूस किया होगा कि कैसे एक व्यक्ति एक माफियागिरी के रास्ते पर उतरता है, अपराध के रास्ते पर उतरता है, और दिनों दिन राजनीतिक शह पा करके बड़ा होता चला जाता है। और फिर उसकी हत्या के बाद आज आप जिस शहर में रह रहे हैं, वहीं पर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और वो अतीक अहमद के पक्ष में नारे लगाती है उसकी हत्या के बाद। तो किस तरह से एक माफिया की, एक दुर्दांत अपराधी की मौत को एक मुसलमान की मौत के रूप में दिखाया जाने लगा है, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपको साधुवाद दूँगा कि आपने इस विषय पे चर्चा रखी है और इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए और चीज़ें साफ होनी चाहिए। आपने जो कहा प्रयागराज में जब मैं था तो उस वक़्त अतीक का जो है उरूज था, वो अपने बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे थे। तो शुरुआती दिन में मैं जब पढ़ने गया था तो उस वक़्त वो अतीक विधायक कहे जाते थे और उनका बड़ा दबदबा था और हर जगह अतीक ही अतीक होता था। तो मैंने अपने छात्र जीवन में उनकी चर्चाएँ बहुत सुनी, उनका जो एक गुंडई वाली चर्चाएँ थी कि कैसे चाँद बाबा को उन्होंने मारा, कैसे नस्तन को मारा, ये सब किंवदंती के रूप में हम लोग सुनते रहते थे, हमने देखा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अतीक को नहीं जानते या जो उनकी जो वो एक आपराधिक पृष्ठभूमि को नहीं जानते, उन 15 से 25 साल के जो मुसलमान लड़के हैं, मैं जब मुसलमान कह रहा हूँ तो उसमें अशराफ, पसमानदा सबको जोड़ रहा हूँ क्योंकि पसमानदा की ज़्यादा संख्या होती है और ये एक बहुत ही इत्तेफ़ाक भी है कि अतीक पसमानदा से आते थे जो यादव समाज, जो मुस्लिम धर्मावलंबी यादव समाज है जिसको गद्दी घोसी कहते हैं। तो उससे आते हैं, तो ये 15 से 25 साल या 30 साल के जो नौजवान लड़के हैं, इनको गुमराह करना, पथभ्रष्ट करना बहुत आसान है क्योंकि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं जानते। अब उनको बस ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में 2 हाई प्रोफाइल लोगों को मार दिया गया जो इत्तेफाक से मुसलमान थे। अब देखिए थोड़ा-सा मैं समय लूँगा इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है? देश में वो कौन लोग हैं जो वंदे मातरम में भी हिंदू मुसलमान कर देते हैं? तो अतीक और उनके भाई अशरफ जो माफिया टर्न पॉलिटिशियन थे, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गए। तो देखिए इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश में बाहर से आए, जो शासक वर्ग मुसलमान रहा, जो स्वयं को अशराफ कहता है, उच्च वर्ग कहता है, ये उसका किया धरा है। उसके शासन काल का जब से डाउनफॉल होने लगा, उसने मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेलना शुरू किया। तो वो हर चीज़ में मुस्लिम सांप्रदायिकता को ले आता है। मुस्लिम सांप्रदायिकता जैसे ही बल प्रदान होगा, बलवत्ती होगी, उसको शासन प्रशासन में जो अशराफ की पकड़ है, वो और मजबूत होगी।
आप देखिए इसके लिए बाकायदा ये वो किया गया कि भाई एक मुसलमान मार दिया गया और मुसलमानों में भी अच्छा एक साइकोलॉजी और मुसलमानों में डेवलप की गया इन अशराफ द्वारा और जो पसमानदा समाज बहुसंख्यक है 90% कुल मुस्लिम है आप उसमें देखेंगे कि क्रूर बादशाह है और जो कालांतर में इतिहास में क्रूर बादशाह हुए हैं और जो आजकल गुंडे माफिया होते हैं जो पॉलिटिशियन हो गए हैं ये मुस्लिम समाज के हीरो होते हैं और जो मुस्लिम समाज में एक तो समाज सुधारक या कुरीतियों से काम करने वाले लड़ने वाले मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले बहुत कम लोग पैदा हुए हैं भारत में बाबा कबीर से हम लोग इसकी शुरुआत मानते हैं पसमानदा आंदोलन की एक तो कम पैदा हुए इक्का दुक्का कहीं है भी तो उनकी पोजीशन विलेन की मानी जाती है तो जिस समाज में क्रूर बादशाह और माफिया गुंडे को हीरो की तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा और जब उसका असैसिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है ये समाज ये समझेगा कि हमारा हीरो मार दिया गया पुलिस ने मार दिया गुंडे ने मार दिया वो एक अलग बात है दूसरा आप देखेंगे एक बहुत बड़े मौलाना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बहुजन आंदोलन के बहुत प्रिय है मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा मौलाना मंजूर नुमानी के लड़के हैं वो देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है बहुजन आंदोलन के बहुत प्रिय है और बामसेफ का जो धड़ा है वो बाबन विश्राम वाला उनको लेके हर जगह जाता है वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय मुस्लिम हिंदू समाज में सामाजिक न्याय हिंदू समाज में कुरीतियों के लिए बहुत लड़ते हैं मौलाना सज्जाद नुमानी वो एक सार्वजनिक दुआ कर रहे थे उस दुआ की वर्डिंग आप देखेंगे इतना समय नहीं यहाँ पे एनालिसिस करने का और वो अल्लाह को उस नाम से पुकारते हैं यानी यह जब्बार या कहर ढाने वाला जब्र करने वाला इस तरह की दुआएं उस वक्त की जाती हैं जब आदमी जिहाद के मैदान में दुश्मनों से लड़ने जाता है तो ईश्वर को उन विशेषणों से याद करता है कि तुम सब पे हावी होने वाले हो तुम सबको कंट्रोल करने वाले हो और उसमें अतीक और उसके भाई के लिए शहादत की दुआ की गई कि उनको मार दिया गया शहादत की देखिए ऐसा नहीं कि ये लोग भूले भटके लोग हैं जानते नहीं है ये उस आड़ में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बल प्रदान करना चाह रहे हैं और उसके कॉन्ट्रेरी जैसी मुस्लिम सांप्रदायिकता होती है हिंदू सांप्रदायिकता आती है दूसरा एक बहुत बड़ी पत्रकार है फायर ब्रांड है हमारे सामने टिक नहीं पाई थी वो अतीक की बिरादरी ढूंढ के ले आती है उनकी जाति ढूंढ के ले आती है ये वही महिला पत्रकार हैं जो मेरे सामने मुस्लिम समाज में जब सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा था तो मुझे आरएसएस का एजेंट कह के भाग अब वो अतीक की अचानक से बिरादरी पसमानदा ढूंढ के ले आ रही है कि पसमानदा बिरादरी से है और मोदी जी पसमानदा को जोड़ना चाह रहे हैं और कैसे फिर उनका मर्डर भी कर दे रहे हैं तो पूरी पसमानदा समाज को भड़का भी रही है उसको और उसका एंगल यानी मुस्लिम समाज में जाति की जब मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम समाज की जातिगत स्थिति की जरूरत पड़ती है तो वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुजन आंदोलन डॉक्टर फैज माफ करिए बीच में रोक रहा हूँ लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आखिर जो अशराफ वर्ग जिसको आप कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय के बीच में जो शासक वर्ग है जिसको आप कहते हैं या जो राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं कहने को भाजपा भी अपने आप को सेक्युलर कहती है लेकिन वास्तव में सेक्युलर कहे जाने से जिन दलों का आभास होता है आप समझ सकते हैं वो सारे दल अगर अतीक अहमद अशरफ अहमद की हत्या के बाद उसके लिए हमदर्दी वाले बयान देते हैं बोल सामने रखते हैं देखिए इसमें सरकार की आलोचना करना क्योंकि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हुई है 2 व्यक्तियों की मौत हुई है उस हद तक तो जायज़ है लेकिन यदि आप ये कहें कि एक मुसलमान को मार दिया गया योगी राज में या भाजपा राज में तो ऐसा करके क्या वो राजनीतिक दल उसी सेंटिमेंट को नहीं सहला रहे हैं जिसके बारे में आपने ही कहा कि मुस्लिम समुदाय के बीच में काफ़ी लोग ऐसे हैं अधिकांश लोग ऐसे हैं सुधार वाले लोग बहुत कम पड़ जाते हैं तो अधिकांश लोग ऐसे क्रूर शासकों को या माफियाओं को अपना हीरो मानते हैं तो उसी सेंटिमेंट को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग मतलब राजीव जी मैं उसी पे आ रहा था पहले मैं अशराफ की बात कर लूं फिर तथाकथित सेकुलर लिबरल कैसे इसको सपोर्ट करते हैं उस पे आ रहा था फिर मैं हिंदू सांप्रदायिकता पे बात करके पूरी बात थोड़ा समय कम रहेगा सबकी राय जाननी है तो जल्दी इन लोगों ने और देखिए ये अभी एक सेकुलर तथाकथित बिल्कुल मैंने एक महिला पत्रकार उनके बाद एक राष्ट्रवादी भी आजकल बहुत बन रहे हैं उनका यूट्यूब चैनल है उस पर भी बात कर रहे हैं उन्होंने भी पसमानदा एंगल निकाल के कहा कि देखिए पसमानदा ही सब गुंडे माफिया होते हैं जबकि आमतौर से आप देखेंगे कि जो अशराफ वर्ग से ही ज्यादा माफिया होते हैं क्योंकि गुंडा माफिया बनने में ना एक सपोर्ट बैकअप चाहिए वो पसमानदा के पास नहीं होता अतीक नो वेयर से आए थे एक तांगा चलाने वाले के पुत्र थे वो
और चांद बाबा के खिलाफ अतीक को तैयार किया गया। अतीक ने पूरी सरकारी मशीनरी का यूज किया, लेकिन आमतौर से आप देखेंगे गुंडे जो बड़े बड़े माफिया वो सब अशराफ बैकग्राउंड के होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, इस देश में नेहरू से लेके अब तक आप चले आइए, मनमोहन सिंह तक, बीच में वाजपेयी जी को भी आप रख लीजिए, मोदी जी का थोड़ा सा अंतर है मुस्लिम मामलों को लेके। तो एक नेहरू नीति थी और एक पटेल नीति थी। पटेल नीति मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, उन्होंने बड़ा काम भी किया इस मामले में, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां होती हैं वो भी अशराफवाद को ही बढ़ावा देती हैं, और मुस्लिम समाज में सामंतवादी, मध्य युग के सामंतवादी, जो अरब ईरान का जो सिस्टम था सामंतवाद का, उसको जो मानने वाले हैं, और गुंडा माफिया, उसी को वो सारे मुस्लिम समाज को दे देते हैं डील करने के लिए। और आप देखेंगे एक बेहतरीन उदाहरण बंगाल का मैं दे दूं, जहां कांग्रेस से लेके, कम्युनिस्ट से लेके आज तृणमूल कांग्रेस तक, हर वार्ड में आपको एक माफिया मिलेगा मुसलमान। एक माफिया, एक गुंडा, एक सामंतवादी मध्ययुग का, वो सारे मुसलमानों को कंट्रोल भी करता है, वोट भी दिला देता है। तो तथाकथित सेकुलर पार्टियों को टेंशन भी ज्यादा नहीं रहती। तो ये चरित्र है, इसीलिए आप देखेंगे कि अशराफ के साथ साथ जो बात अभी आप कह रहे थे, तथाकथित सेकुलर पार्टियां भी वो उसको जो है शहीद और हीरो और बहुत जुल्म हो गया, जाती हो गया। जबकि आखिरी बात कह दूं, जबकि अतीक अहमद जो थे, उनकी जो माफियागिरी या गुंडई का जो सबसे ज्यादा भुक्तभोगी था, इलाहाबाद और उसके आसपास के जो है मुस्लिम समाज के लोग थे। ज्यादातर उसने मुस्लिम समाज के लोगों का मर्डर किया है, चाहे वो माफिया रहे हो चाहे कुछ रहे। दूसरी चीज, एक जो हिंदू समाज जो रिएक्शनरी सांप्रदायिकता का शिकार है, अशराफ के जो मुस्लिम संप्रदाय के उसके रिएक्शनरी सांप्रदायिकता का शिकार, उसने भी इस चीज को कोई कोर कसर नहीं, उस अशराफ ने जो आग भड़काई है सांप्रदायिकता की, उसमें भी ये उसको भड़काने में और घी का डाल देता, और एक जश्न मनाया जाता कि मुसलमान मार दिया गया, सफाया हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान विजय हो चुकी है। तो ये भी गलत बात है। दो, ये अलग बात है कि रिएक्शन है, लेकिन हमें इस बात को जो आपने हेडिंग लगाई है कि माफिया मारा गया, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बात कह रहा हूँ। एक, पुलिस अभिरक्षा में किसी का भी किसी भी आरोपी या जिस पे दोष सिद्ध हो गया है, उसका मारा जाना लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और ये पूरे सिस्टम पे एक प्रश्न चीज है। इस पे एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात होनी चाहिए, किस तरह से माफिया सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं, हिंदू समाज के भी। आप देखते हैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का पूरा एक जो ताना बाना है, आप 70 से लेकर अब तक चले आइए, तो माफिया किस तरह से राजनीति का इस्तेमाल करते हैं और राजनीति किस तरह से माफियाओं का इस्तेमाल करती है, वो पूरा एक नेक्सस बना हुआ है। तो इस प्रकरण से इस पे भी राष्ट्रव्यापी चर्चा होना चाहिए। और ये दोनों स्टैंड पसमानदा का है कि किस तरह से माफिया लोग राजनीति में घुस के राजनीति का अपराधीकरण होता है, और राजनीति फिर अपराधी का राजनीतिकरण करती है। और हमारा एक पसमानदा आंदोलन जब से ये प्रकरण चल रहा है, हम लोगों ने एक स्टैंड लिया है कि इस मुद्दे को सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनने देना है। इस मुद्दे को जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, इस पे किस तरह से हम अपना लोकतंत्र का रिफॉर्म करें कि उसमें चोर रास्ते से गुंडे माफिया न घुसने पाए। और दूसरा, पुलिस प्रशासन जो है इनकाउंटर और ये उस चीज पे भी बहस होनी चाहिए कि हम एक स्वस्थ न्यायिक व्यवस्था, एक स्वस्थ जो हमारी व्यवस्था, हम उसको लेके आगे बढ़े। जी जी, बस यही कहना चाह रहा हूं। जी ओंकार चौधरी जी, जब विकास दुबे की गाड़ी पलटती है तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि योगी सरकार ने एक ब्राह्मण को मार दिया। विकास दुबे मतलब पहले कितना दुर्दांत अपराधी था वो बाद की चीज है। ठीक अपनी मौत से पहले जो उसने बड़ा कांड किया था, उसमें सीधे उसने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, दर्जनों पुलिसकर्मी मारे गए। ताज़ा ताज़ा घटना वो थी। उस घटना की पृष्ठभूमि में जब विकास दुबे को पकड़ा गया और उसे वापस लाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में गाड़ी पलटने के बाद वो भागा और भागने के दौरान पुलिस ने उसे मार दिया। एनकाउंटर एक तरह से हो गया। तो ये कहानी हमें पुलिस की ओर से रखी गई। इस पर आप विश्वास करें या संदेह करें वो अलग बात है, लेकिन आप कहें कि एक ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया। अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया था वो सबको मालूम है, कितना बड़ा अपराधी था। खुद उसके अपने अपराध की गिनतियां जो हैं शायद खुद अतीक अहमद को याद नहीं रही होंगी कि उसने कितने कांड किए। रोज का ही वही काम था उसका। वैसे व्यक्ति को मार दिया गया तो कहा गया मुसलमान मार दिया गया। ये चल क्या रहा है हमारे देश में? देखिए राजीव जी, चाहे विकास दुबे है, आदित्य राणा है, या
दूसरे माफिया या गुंडे बदमाश जिनके नाम के आगे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं और जो कई तरह की प्रशस्तियों से विभूषित हैं, जिन पर एनएसए लगे हों या जो एक अलग ही श्रेणी के नामी ग्रामी बदमाश माने जाते रहे हों, ना उनकी कोई जाति होती है, ना उनका कोई संप्रदाय होता है, ना उनका कोई धर्म होता है। उनका तो धर्म यही है कि वो लोगों को सताते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, अपहरण करते हैं, फिरौती वसूल करते हैं और अगर उनका वश चले तो वो लोगों की हत्या कर देते हैं। ये जो मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है और ख़ास तौर से कुछ ही चेहरे हैं जो इस तरीके से हाय हल्ला कर रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। एक हैदराबाद वाले कर रहे हैं, एक यहाँ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में कुछ होड़ सी है और एक दो दल और हैं जिनके नेता इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, इसी अतीक ने और अतीक के 13 शूटर्स ने जब उमेश पाल को घेर करके दिन दहाड़े प्रयागराज में ही खत्म कर दिया था, तब ये सारे चुप क्यों थे? और यहाँ अगर अतीक को मार दिया गया है, किसी के द्वारा भी मारा गया है, अभी उनकी शिनाख्त होनी है, उनके पीछे कौन खड़े हुए हैं, किसकी प्लानिंग थी, क्योंकि अतीक के सताए हुए बहुत लोग थे। और अगर अभी हाल की ही बात करें तो जो एक स्टिंग में एक जो रिकॉर्डेड आवाज़ आई प्रयागराज के ही मोहम्मद मुस्लिम, जिनसे ये लोग वसूली करने के लिए उस कॉल भी कर रहे थे, उसके घर भी जा रहे थे, 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, अर्जेंटली देने के लिए कहा था और मोहम्मद मुस्लिम ने बताते हैं कि 80 लाख रुपया दे भी दिया था, जो बाद में अतीक और असद के मारे जाने के बाद पुलिस ने बरामद भी किया है। और ये 80 लाख भी उन 13 शूटर्स में ही वितरित किया जाना था जिनको ये सुपारी दी गई थी कि वो उमेश पाल को ख़त्म कर दें। तो सवाल है कि ऐसे लोगों के साथ किसी की क्या सहानुभूति हो सकती है? एक और पॉइंट, कुछ साल पहले खुद अतीक ने ही कहा था, पब्लिक डोमेन में उनका बयान है कि या तो मुझे पुलिस मार देगी, मैं कहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलूंगा, या कोई हमारे ही संप्रदाय का सिरफिरा मुझे मार देगा। तो जिस अतीक को ये पता हो कि उसका अंत कैसे होना है, अब वो अंत कुछ समय पहले हो गया या कुछ समय बाद में होना था, पर अंत तो ऐसे लोगों का ऐसे ही होता है। जैसे वो दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही, मतलब दूसरों को गोली मारते हैं तो वो खुद भी मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि गोली हमें भी लगनी है, और वही बात उन्होंने कही थी। तो जो ऐसा गुंडा बदमाश माफिया हो, अब उसको किसने इतना बड़ा माफिया बनाया, किसने इतना बड़ा गुंडा बना दिया कि वो अपनी ही बिरादरी के लोगों की न केवल हत्या कर रहा था, अपने ही रिश्तेदारों की ज़मीनें हथिया रहा था, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग का जीना मुहाल कर दिया था। तो कोई बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। मुलायम सिंह यादव एक जनसभा में इनके कुत्ते से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फोटो हैं जिसमें ये खड़े होकर के अखिलेश के कान में बात कर रहे हैं या मुलायम सिंह के कान में बात कर रहे हैं। इनको टिकट देने वाले कौन थे? और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद और आश्चर्य का विषय ये है, मैं तो कई बार कहता हूँ कि ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये अब सारी की सारी जोकर बन करके रह गई है। इन्होंने मजाक लेकिन बना ओंकार के जी, रख दिया। लेकिन ओंकार जी, मैं आपसे फिर ये समझना चाहूँगा कि मूल कारण क्या है और प्रभाव क्या है। जैसे अभी फैयाज साहब ने बताया कि देखिए, मुस्लिम समुदाय के भीतर भी ऐसे लोगों को हीरो मानने की प्रवृत्ति रही है और अधिकांश संख्या में रही है। तो वैसे में राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर अतीक अहमद भले माफिया है, गुंडा है, जो भी है,
जितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी रहा हो, लेकिन उसके समर्थन में 2-4 बोल देंगे तो फिर मुस्लिम हमारे पक्ष में खड़े रहेंगे। एक जुट होकर, गोलबंद होकर, एक थोक वोट बैंक की तरह से हमारे पीछे आ जाएंगे। उनके सामने ये सीधा लालच है। तो मूल कारण क्या है? मुस्लिम समुदाय के बीच में ऐसी प्रवृत्ति है, इसलिए राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, या राजनीतिक दल ऐसा करते हैं इसलिए मुस्लिम समुदाय में ऐसी प्रवृत्ति बन गई है? देखिए, हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस देश में राजनीति की कैसे जाती है और उनका हेतु क्या होता है जो इस तरह की बातें करते हैं या सांप्रदायिक आधार पर राजनीति करने की कोशिश करते रहते हैं। वो किसी ना किसी वोट बैंक को फोकस कर रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं, और वो प्रवृत्ति उनकी जब जब मौके आते हैं तो उभर करके सामने आ जाती है। उनकी कोई बहुत ज़्यादा शिनाख्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे चेहरे वो लगभग हर राजनीतिक दल में हैं। जिनको आप दक्षिणपंथी कहते हैं उनमें भी हैं, जो वामपंथी हैं या कांग्रेस से वाबस्ता हैं, या अलग-अलग राज्यों में जो सेकुलर राजनीति के नाम पर यही सांप्रदायिक राजनीति करते रहते हैं, वो सारे लोग हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, ना तो सारे हिंदू सांप्रदायिक माइंडसेट के हैं और ना सारे मुसलमान इस माइंडसेट के हैं। हिंदुओं में भी बहुत बड़ा वर्ग है जो जानता है कि ये आदित्य राणा क्या था या विकास दुबे क्या था। ब्राह्मण कहकर के आप ब्राह्मण वोटर्स को यूनाइट करने की कोशिश करें, उनका ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, करके देख लीजिए उसका नतीजा क्या हुआ, सबने देख लिया। विधानसभा चुनाव में भी देख लिया, उससे पहले भी देख लिया। अब आप अतीक अहमद को हीरो बना करके, मुसलमान बना करके उस पर अगर आप छाती पीटें तो इसका क्या होना जाना है ये भी पता चल जाएगा जब 2019 के लोकसभा चुनाव आएंगे। तो ये सिर्फ इन लोगों को एक मैसेज देना होता है अपने वोट बैंक को कि हम जो हैं, अतीक भले ही गुंडा हो, माफिया हो, बदमाश हो, भले ही उसके नाम के आगे 100 मुकदमे दर्ज लिखे हुए हों और अशरफ के सामने भी लिखे हुए हों, पर हमें बड़ी पीड़ा हुई कि वो एक मुसलमान चला गया। लेकिन मुसलमान से ज़्यादा वो गुंडा बदमाश और माफिया था जिसने बहुत लोगों को सताया था, और यही वजह है भले ही पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या की गई है, लेकिन उसके साथ किसी की सहानुभूति नहीं है। सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाले बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कोई मतलब इस घटना का निकाला भी नहीं जाना चाहिए। और इसका कोई समाज पर या मुसलमानों पर या उनके सोचने समझने के तरीकों पर असर पड़ेगा, मैं नहीं मानता। लेकिन कुछ लोग हैं मुसलमानों में भी जो थोड़ा सा कट्टरपंथी सोच के हैं या इस तरह की बातों में आ जाते हैं, और एक वर्ग हिंदुओं में भी है। जब इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, जब इस बात का महिमा गान किया जाता है कि अतीक को निपटा दिया गया, असद को निपटा दिया गया, इतने लोगों को निपटा दिया गया। जब 13 शूटर्स उमेश पाल की हत्या कर रहे थे तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये 13 शूटर जो हैं मुसलमान थे, मुसलमानों ने एक हिंदू को कत्ल कर दिया दिन दहाड़े। आज अगर पुलिस अभिरक्षा में, चलिए 3 हिंदू ही हैं, वो नौजवान हैं, उन्होंने आकर के मर्डर कर दिया, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम की बात शुरू हो गई। तो अब बहुत पब्लिक का एक बड़ा वर्ग और भाग ये समझने लगा है कि विशुद्ध रूप से राजनीति की जा रही है। जी, राजनीति हो रही है यहाँ पे, और राजनीति तो ऐसी चीज़ है जो किसी भी बात पे हो जाती है। अपने देश में कूड़े पर भी हो जाती है, कहीं पर और कहीं पर हिंदू मुसलमान के नाम पर होती रहती है। कहीं पर अपराधी का मजहब देख लिया जाता है, कहीं पर आतंकवादी का मजहब देख लिया जाता है। फिलहाल अभी अभिरंजन कुमार जी, काफ़ी बिंदु हमारी चर्चा में अभी तक आए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है कि जो हुआ वो आसमानी फैसला था, मतलब अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जो हत्या हुई वो आसमानी फैसला थी। कोई कह देता है कि भाजपा ने ऊपर भेज दिया, और ये भाजपा के ही एक नेता का बयान। मतलब आपको इस हत्या में श्रेय बटोरना है।
शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से बहुत समझदारी और संयम के साथ काम लिया गया है, लेकिन नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ओंकार जी ने कहा कि वो ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देखो हमने निपटवा दिया। ये संदेश जो है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई फायदा मिलेगा, सियासी फायदा मिलेगा भाजपा को, या वो एक प्रतिक्रिया में इस तरह का वो उत्साह दिखा रहे हैं, या उसके पीछे मतलब कोई एक सोचा समझा राजनीतिक एंगल है? इसमें राजीव जी 3 चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो यह है कि राजनीति तो लोकतंत्र में है और चुनावी राजनीति में हम लोग हैं, तो हर बात पे यहाँ पर राजनीति होती है और दोनों तरफ से राजनीति होती है। जिसको भी लगता है कि इस घटना से, इस मुद्दे से फायदा हो सकता है, किसी भी रूप में फायदा लिया जा सकता है, वो उस पर राजनीति करना चालू कर देता है। तो एक तो ये चीज तो है और इससे इनकार करने की चीज नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी राजनीति में है तो राजनीति ही कर रहे हैं, और सपा बसपा कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग भी राजनीति में हैं, तो मानकर चलिए कि वे भी राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन उससे इतर मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो देखो, हमें भारत के जनमानस का एक स्वभाव समझना पड़ेगा। भारत के जनमानस का जो स्वभाव है ना, वो अपराधियों, आतताइयों, राक्षसों और इस तरह के असामाजिक तत्वों की मृत्यु पर उसको वध मानकर, इस तरह की घटनाओं को वध मानकर जश्न मनाने की हमारे यहाँ एक परंपरा, एक रिवाज, एक चलन जैसा है। आप देखिए, मैं 3 दुर्दांत अपराधियों का मैं नाम लूंगा इस बारे में, इस सिलसिले में। रावण, आज की परिभाषा के हिसाब से, आज के जातिवादी लोगों की परिभाषा के हिसाब से रावण तो एक ब्राह्मण था। उसकी मृत्यु का जश्न हम हर साल मनाते हैं दशहरे के दिन, जश्न मनाते हैं। केवल ये नहीं है कि भाई उसको मार दिया तो मातम नहीं मनाते हैं, जश्न मनाते हैं रावण की मृत्यु का। ब्राह्मण था आज के जातिवादियों की परिभाषा के हिसाब से। दूसरा, आप देख लो ये कंस और शिशुपाल वगैरह जिनकी कृष्ण ने वध किया, आज के जातिवादी होते तो कहते कि हत्या कर दी और कानून का, किसी कानून का उल्लंघन, राजधर्म का उल्लंघन कर दिया, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव गढ़ते। लेकिन अब जो कंस और शिशुपाल जैसे लोग थे, वो आज की जातिवादियों की परिभाषा में कहाँ जाके गिरेंगे? वो ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे, वो यदुवंशी थे। तो उनके वध का भी हमारा समाज जो है, यह भारतवर्ष जश्न मनाता है। उधर रावण ब्राह्मण था, उसका भी वध हुआ, चूंकि अपराधी था तो हम जश्न मना रहे हैं। ये लोग जो है यदुवंशी थे, ओबीसी थे आज की परिभाषा में, इसका भी जश्न मना रहे हैं। और तीसरा, महिषासुर, जिसको आज के जातिवादी और जेएनयू छाप जो बुद्धिजीवी हैं, वो उसको दलित और आदिवासियों से जोड़ते हैं। तो वो महिषासुर के वध को भी देखो हम जो है हर साल जो है जश्न मनाते हैं। उनकी नवरात्रि होती है और साल में 2 बार होती है भैया, तो एक बार चैत्र में भी होती है, एक बार जो है उसमें। तो महिषासुर का भी, तो जाति का तो विमर्श है ही नहीं अपने यहाँ, संप्रदाय का विमर्श तो अपने यहाँ है ही नहीं, वर्ग का विमर्श अपने है ही नहीं। विमर्श केवल इतना है कि यदि व्यक्ति अपराधी है, यदि वह समाज के लिए, मानवता के लिए शत्रु की तरह से काम कर रहा है, यदि वह निर्दोष लोगों को, असहाय लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, उन्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो वह अपराधी है। एक मामूली सी और सरल सी ये परिभाषा गढ़ी गई है, और इस परिभाषा में जो भी लोग आते हैं किसी भी वर्ण के, उनकी हत्या को वध हम मानते हैं और उसका जश्न मनाते हैं। रावण, कृष्ण, कंस और महिषासुर के उदाहरणों से मैंने आपको ये चीज समझाया। तो इसीलिए जब विकास दुबे भी मारा जाता है, या राणा का नाम लिया हमारे ओंकार चौधरी जी ने, राणा भी मारा जाता है और अतीक अहमद भी मारा जाता है, तो ये तीनों अलग अलग जाति, संप्रदाय, वर्ग के हैं, लेकिन हमारा जो समाज है उसका वो जश्न मनाता है। और मैं कहता हूं कि जश्न मनाना उचित है, स्वाभाविक है। इसलिए स्वाभाविक है कि भाई समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन अपराधियों से आक्रांत रहा है, दलित रहा है, पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, वंचित रहा है, प्रताड़ित रहा है, हत्या का शिकार हुआ है, अपहरण का शिकार हुआ है, बलात्कार, लूट, जमीन कब्जे, हर चीज का शिकार रहा है। अब जो दूसरी चीज आती है कि भाजपा का कोई नेता ऐसा क्यों बयान दे देता है, दूसरी पार्टियों का, तो उसमें तो देखो राजनीति भी है, कुछ नासमझी भी होती है, हर आदमी की अपनी समझ होती है। कई बार अति उत्साह में आकर, चूंकि हम खुश हैं कि एक अपराधी मारा गया, तो उत्साह में आकर हम कई तरह की बातें कर देते हैं। तो ये तो
राजनीति भी हो सकती है और नासमझी भी हो सकती है। लेकिन जो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि मान लीजिए अतीक अहमद की चर्चा हो रही है, तो फयाज जी ने बताया कि उसके आपराधिक करियर की शुरुआत जो है किसी चांद मोहम्मद नाम के या चांद बाबा नाम के माफिया के कत्ल से हुई, ऐसा माना जाता है। तो अब बताइए, अच्छा उसके बाद हमने अभी मीडिया के जरिए लगातार सुना मोहम्मद मुस्लिम का नाम ओंकार चौधरी जी ने लिया, उसके साथ अतीक की धमकी भरी बातचीत के ऑडियो वायरल है। एक और हमने बॉम्बे का कोई आसिफ है, तो उसको भी उसने धमकी दी कि जहां पे तुमको माला पहनाई थी वहीं पे गाड़ दूंगा या कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा, 10 करोड़ दे दो, इस टाइप की बातें होती। तो कौन है? ये तो मुसलमान है। तो एक मुसलमान अपराधी जो है वह मुसलमानों को भी प्रताड़ित करने में, चाहे वो चांद बाबा की हत्या से उसकी शुरुआत होती है या मोहम्मद मुस्लिम जैसे मुस्लिम माफिया और आसिफ जैसे पता नहीं उसका भी क्या बैकग्राउंड है, शायद वो भी अपराध बैकग्राउंड का ही होगा, पैसों के लेन देन की बात कहा, वो भी उसी समुदाय से है, उसको धमकाने तक बात है। तो लगातार यह देखने में आ रहा है कि वो मुसलमान जिसको कहा जा रहा है और एक मुस्लिम की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वह लगातार मुसलमानों को भी प्रताड़ित करने में वो शामिल है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनका अपना फायदा होता है, निहित स्वार्थ होता है। उनका निहित स्वार्थ अगर मुसलमानों के कत्ल से पूरा होगा वो मुसलमान का कत्ल करेंगे, हिंदुओं के कत्ल से पूरा होगा तो हिंदुओं का कत्ल करेंगे। आज दलित मुस्लिम एकता की उत्तर प्रदेश में जो है दुहाई दी जाती है। और आप बताइए कि जो मायावती का जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती के साथ उस दिन क्या नहीं हो जाता और क्या नहीं हो गया, उसमें भी बताइए कि अतीक अहमद जो है एक मुख्य किरदार की तरह से नजर आता है। तो इसने मुसलमानों को नहीं छोड़ा, इसने दलितों को नहीं छोड़ा। ये कांग्रेस के कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कह रहे हैं कि उसको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो उसके मजार पे, वो उसकी कब्र पे जाके वो चादर तिरंगा डाल रहे हैं वहां पे। ऐसे ऐसे लोग हैं। और मैंने मीडिया के माध्यम से ये जाना कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार के कोई रिश्तेदार हैं, उनकी भी जमीन इसने एक दौर में कब्जा कर ली थी और उसके बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से उसको रिलीफ मिल पाया। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कहां कहां नहीं अपराध कर रहा है, किस किस वर्ग को प्रताड़ित नहीं कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान था। तो चलो 1 मिनट के लिए भी मैंने मान लिया कि वो मुसलमान था और इसलिए जो है सो, तो भैया एक बात बताओ कि वो मुसलमान था और उसने हिंदुओं को मारा, चलो ये भी नैरेटिव, अगर भाई मुसलमान था, मुसलमान मारा गया, आप ये चीज अगर कह रहे हैं, मुस्लिम वर्ग से भी ये बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं से ये मानते हैं कि चलो उसने थोड़ा बहुत मुसलमानों को भी किया होगा, लेकिन लार्ज स्केल पे उसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया या हिंदुओं को मारा या हिंदुओं की जमीनें कब्जाई। शायद ये नैरेटिव उनके मन में होगा, जो ओवैसी जैसे लोग जो इसको इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण उसे टारगेट किया गया। तो मुझे एक इस डेमोक्रेसी में, इस संविधान तंत्र में, इस लोकतंत्र में और इस धर्मनिरपेक्ष तंत्र में मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर एक मुसलमान माफिया को हिंदुओं को प्रताड़ित करने की छूट दे दी जाएगी और इस आधार पर चूंकि वो हिंदुओं को प्रताड़ित करता था और एक मुसलमान नेता उठ के खड़ा कह देगा कि इस कारण से उसको जो है प्रताड़ित किया गया, तो इसी तर्क के आधार पर क्या हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल की छूट दे देनी चाहिए? क्या हिंदुओं को मुसलमानों की जमीनें कब्जाने की छूट दे देनी चाहिए? कोई हिंदू माफिया उठ के खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं तो भैया मुसलमानों की जमीनें कब्जाता हूं, मैं तो मुसलमानों का अपहरण करता हूं, मैं तो मुसलमानों की हत्याएं करता हूं। तो क्या इस संविधान तंत्र, लोकतंत्र में, जनतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष तंत्र में क्या हमारा देश, हम आप जैसे बुद्धिजीवी, हमारी सरकारें, हमारी पुलिस, हमारी जांच एजेंसियां क्या उस हिंदू माफिया को इस आधार पर छूट दे देंगी कि चलो ये तो मुसलमानों को मार रहा है? अरे ये कोई लॉजिक हुआ? अगर अतीक अहमद मुसलमानों को भी मारता था, इस आधार पर भी उसका विरोध करिए, और अगर अतीक अहमद हिंदुओं को भी मारता था, अन्य समुदायों के लोगों को भी परेशान करता था, इस आधार पर तो उसका और भी अधिक विरोध करिए आप। क्योंकि अगर इस आधार पर आप विरोध नहीं करेंगे तो ये तो इतना उल्टा पड़ जाएगा, फिर अब क्या करेंगे? फिर यही तो, जैसा फयाज अहमद फैजी साहब ने कहा और बड़ी विवेकशील बातें उन्होंने कही, तर्कसम्मत बातें कही, ये जो मुस्लिम सांप्रदायिकता है, इसी का तो प्रत्युत्तर और इसी के जवाब में हिंदू सांप्रदायिकता हमारे यहाँ, वरना हमारे यहाँ तो हिंदू तो ठीक है, कई लोग इसको भी राजनीतिक बयान कह देंगे, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन हिंदू आमतौर पर सांप्रदायिक नहीं है।
हिंदुओं में जो सांप्रदायिकता है वो ऑब्वियसली जो है भारत में जो धर्मांतरण से जुड़े हुए मामले हैं और जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद इस तरह की चीजें हमारे यहाँ ज्यादा है। तो ये देखो कि जी इस चीज को हमें हतोत्साहित करना पड़ेगा। और जी अतीक अहमद माफिया था, माफिया था, माफिया था, अपराधी था, अपराधी था, अपराधी था। इसे 1000 बार कहना पड़ेगा, डंके की चोट पर कहना पड़ेगा। और जो भी आदमी उसके जिंदाबाद के नारे लगाता है, अमर रहे के नारे लगाता है, उन सब लोगों को भी चिन्हित करके अपराधी घोषित करना पड़ेगा और कानून सम्मत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, ऐसे लोग अगर कानून की नज़र में अपराधी हो या ना हो, लेकिन देश और समाज की नज़र में अपराधी ज़रूर पहचाने जाने चाहिए। डॉक्टर फैयाज, आपने एक समस्या पर अपनी शुरुआती टिप्पणी में ही उंगली रख दी थी, और वो ये कि मुस्लिम समुदाय के बीच में ऐसे लोगों को अपना हीरो मानने की प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति सिर्फ यहाँ अतीक अहमद से नहीं शुरू होती है, बल्कि मध्य युग में जो क्रूर मुस्लिम शासक हुए, जिन्होंने उस समय देश की बहुसंख्या आबादी पर बहुत सारे अत्याचार किए, उनको आज के मुसलमान इस आधार पर अपना हीरो माने, अपना नायक माने कि भाई उन्होंने तो देश पर राज किया था और हिंदुओं को बहुत सताया था। तो कहीं पर समस्या बहुत गहरे बैठी हुई है। इसका समाधान क्या है? और राजनीतिक दल जो करते हैं अपने वोट बैंक की चिंता में, वो तो ठीक है, उनका काम ही है। उनका काम समाज सुधार नहीं है, उनका काम लोगों की सोच बदलना नहीं है। उनका काम है जिस भी तरीके से वोट मिलते हैं वोट बटोर लिया जाए, चाहे वो अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या पर मुस्लिम सेंटिमेंट को सहला करके वोट मिले तो वही सही, वो करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के बीच में समझदार वर्ग है, जो सोचता समझता है, जो लिखता पढ़ता है, जो चीज़ों को अपने नफ़े नुकसान की तरह से नहीं देखता है बल्कि देश के नफ़े नुकसान की तरह से देखता है, उस नज़रिए के लोग ज़्यादा खुल करके क्यों नहीं आते? सिर्फ यही मसला नहीं, कहीं पर पटाखे फूट जाते थे पाकिस्तान जीतने पर, तो भी पहले ढक दिया जाता था चादर से कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर एक के हाथ में कैमरा होता है उसमें, तो अब ऐसी चीज़ें ढकी नहीं जाती। लेकिन उस पर लोग खुल करके बोलते नहीं। कहीं भी जहाँ पर आपको दिखता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच में एक समस्या है, उस पर इस समुदाय के समझदार लोग ज़्यादा खुल करके बोलते नहीं। क्या वो डरते हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, या वो डरते हैं कि उनके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे? क्या मसला है? देखिए, डरने वाली और हमले शुरू होने वाली बात तो है ही है, क्योंकि इस तरह से आम तौर से होते हैं। देखिए, देखिए आज ये हम अतीक के बहाने से बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कि हमारी, आपकी, ओमकार जी की और सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये अतीक के बहाने से हम बात कर रहे हैं। हम न तो हम अतीक की महिमा मंडन करने यहाँ बैठे हैं, न अतीक की हम भर्त्सना कर रहे हैं। वो एक अपराधी था। उस बहाने से जो हमारे देश में ये समस्या अतीक से पहले से भी थी, अतीक के वक्त भी थी, अतीक के बाद भी ये समस्या वैसी बनी हुई है। जो अपराध का जो राजनीतिकरण है और राजनीति का जो अपराधीकरण है। तो हम चूंकि समाज के लोग हैं, समाज में उठते बैठते हैं, तो हमारी चिंता हमारा देश है, हमारा समाज है। तो किसी तरह से जो है इन दूसरी चीजों से जो इन्फेक्टेड हो गया, इससे बाहर निकले। एक अतीक वाले में एक और मैं बात जोड़ दूं। एक निस्वा हमारे यहाँ उस मदरसे को कहते हैं जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। निस्वा का मतलब ही अरबी भाषा में औरत के होता है, महिला के होता है। तो एक, मैं उस वक्त इलाहाबाद में छात्र था, तो उस वक्त अशरफ का नाम जुड़ा उस मदरसे से। निस्वा मदरसे में पता चला कि जो लड़कियां बच्चियां पढ़ती हैं उनको वहां से, मैं उसको कहना नहीं चाहता था, और दुष्कर्म, और वहां से फिर वहां पे कुछ बच्चियों ने विरोध किया, जिसकी वजह से मामला प्रकाश में आ गया। तो एक बड़ा आरोप उनके था। उस वक्त इलाहाबाद का जो मुस्लिम जनमानस था, उसमें इन लोगों की शाख बहुत गिर गई। और मुझे नहीं लगता उसके बाद से ये कोई चुनाव जीत पाए, या मुसलमानों का कोई इनको उस तरह का सपोर्ट मिला। ये अब जो उनके जो पुलिस अभिरक्षा में जो हत्या होने के बाद अचानक से उनको मुसलमानों का हीरो बना के, और ये तो ये अशराफ लोग कर रहे हैं, उसमें उलमा भी हैं, अशराफ जी, कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन अशराफ डॉक्टर फिल्मों के फैयाज, बनाने वाले जब भी हैं। जी, जब मैं इसके बाद, जी एक सेकेंड, जब मैं आपके अतीक इस अहमद प्रश्न पे अशरफ आता हूँ। अहमद जी को जी जब अतीक अहमद अशरफ अहमद को सुपुर्द खाक किया गया, जब उसके बाद मीडिया ने वहां पर आए हुए लोगों से बहुत सारी टिप्पणियां ली, और सब में एक बात कॉमन दिख रही थी कि सब उसके इस तरह मारे जाने पर गुस्सा थे, और उसके अंदर ये भाव प्रबल था
कि अतीक अहमद मुसलमान था इसलिए मार दिया गया। जी, जी। हाँ, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। ज़्यादातर उनके चाहने वाले लोग, उनके सपोर्टर लोग ही वहाँ रहे होंगे। तो ब और ये बात को बल प्रदान भी किया जा रहा है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को इसको बढ़ावा देके और उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और जो लोग नहीं जान रहे, जिन्होंने अतीक का काल नहीं देखा है, जो 15 से 25-30 साल के नौजवान लोग हैं, या उसमें कुछ बुजुर्ग भी आप मान लीजिए, तो एक जज़्बात में बोल रहे हैं, तो इनको तो उतना पता भी नहीं ना। मदरसा कांड मेरे सामने मुझे अच्छी तरह से पता है, उसमें क्या चल रहा था और किस तरह से मुसलमान नाराज़ थे। देखिए, माफिया का जो टर्म है ना, वो अपने आप में गुंडा से थोड़ा-सा माफिया का मतलब ही उसका एक गैंग होता है और ये बड़ा सेकुलर गैंग होता है। आप देखेंगे इसमें हिंदू, मुसलमान सब जो जिससे उनका अपना हिसाब हो, तो ये पूरे माफिया तंत्र पे ही हमें प्रहार करना है। उसमें ठीक है कि जो लीडर है उसके नाम से वो तंत्र चल रहा है, लेकिन वो कोई अकेले बिना सरकारी मशीनरी के, पुलिस के और नेताओं के मिलीभगत में कोई इस लेवल तक जाके गुंडई कर ही नहीं सकता है, जिसकी गंभीरता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आपका जो मूल प्रश्न था कि जो इससे किस तरह से इसका निवारण किया जाए, मुस्लिम समाज में क्रूर बादशाह और माफिया को ही जो है हीरो माना जाता है और सामाजिक सुधार और इस तरह की कुरीतियों से बात करने वाले को विलन समझा जाता है, उनको मार दिया जाता है। और ये मेंटेलिटी अशराफ ने पैदा की, जो बाहर से आया हुआ मुसलमान है। देखिए, भारत का जो मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, चूंकि यहाँ के पूर्ववर्ती धर्मों से आप उसको जैन कह लें, बौद्ध कह लें, हिंदू कह लें, सनातन कह लें, वैदिक धर्म, जो भी आप कह लें, या फिर चरवाका की तरह नास्तिक रहे होंगे, तो उनके अंदर भारतीयता होती है, तो वो चीजों को उस हिसाब से देखता समझता है। तो जैसे और भारत के लोग हैं, लेकिन समस्या तब होती है कि जो अशराफ चूंकि बाहर से है, वो शासक वर्ग है। पाकिस्तान लेने के बाद भी कांग्रेस से लेके भाजपा तक में वो शासक वर्ग है, उसके सारे सिस्टम पे मजबूत पकड़ होते हैं और वो जो नैरेटिव चलाना चाहता है, वो नैरेटिव चला ले जाता है। एक उदाहरण से बात को समझाने का प्रयास करूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से एक नैरेटिव चलाई गई कि सारे मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और इस नैरेटिव को सेकुलर लिबरल, तथाकथित सेकुलर लिबरल मीडिया ने भी इसको खूब उड़ाया। और आप किसी से कहे कि ये झूठ बात है, तो लोग आपका मुंह नोच लेंगे। जबकि सच्चर कमेटी के चैप्टर नंबर 10 में जब वो मुस्लिम जातियों के एनालिसिस करता है, उसमें वो ये कहता है कि जो मुस्लिम समाज के दलित हैं, वो हिंदू समाज के दलितों से पीछे हैं। जो मुस्लिम समाज के पिछड़े हैं, वो हिंदू समाज के पिछड़ों से पीछे हैं। इस बात को इन लोगों ने एज इट इज पूरा उठा लिया। तो एक झूठ, एक मिथ जो है, ये फैलाते हैं और तथाकथित सेकुलर लिबरल लोग भी इस बात को उसी तरह करने लगते हैं। और जो पसमानदा पक्ष है, भारतीय मुसलमानों का पक्ष है, वो कहीं जा नहीं पाता। और इसकी चिंता सरदार पटेल को हमेशा थी। मुस्लिम लीग से जब कांग्रेस डाला करती थी, सरदार पटेल कहते थे कि नहीं, हमें देसी मुसलमानों से बात करनी चाहिए। उनकी शब्दावली है, देसी मुसलमानों से बात करनी चाहिए, खेतिहर मुसलमानों से बात करना चाहिए, आम मुसलमानों से बात करना चाहिए। और वो कभी एड्रेस नहीं हुआ। थोड़ा मोदी जी पसमानदा की बात करके उसको एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो शासक वर्ग है, उसका धर्म कुछ भी है, वो अपने शासन सत्ता को बचाए बनाए रखने के लिए उस हिसाब से नैरेटिव सेट करता है। उसने पाकिस्तान भी ले लिया, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, फलाना, जितना आप देखेंगे सांप्रदायिक संगठन, हिंदुओं के पास सांप्रदायिक संगठन गिन के आप करेंगे, और मुसलमानों का हर संगठन सांप्रदायिक होता है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं एक पढ़े लिखे घराने से संबंध है मेरा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने देश की आजादी की लड़ाई लगी, राष्ट्रवादी परिवार से हूँ मैं आपको बताऊं, मुस्लिम समाज का डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, पीसीएस अगर 4 बैठ के बात कर रहे हैं, या चायखाने में जो कम पढ़ा लिखा है वो बैठ के बात करना है, सबकी भाषा और सबकी बोलने का शैली, अंदाज एक होता है। बिल्कुल सांप्रदायिक बात करते हैं। तो पूरा मुस्लिम समाज कॉम्युनल फ्रेमवर्क में रहता है कि इन्होंने यह गए, घोड़े पे चढ़ाई किया, तलवार लेके मार दिया, यही सब चीजें, कहानी हम लोगों को सुनाया जाता है। तो उसमें उस तरह की चीजें जो है, तो ये एक बहुत गाढ़ी नैरेटिव हमारे रगों में घुसाई गई है। तबलीगी जमात, जमाते इस्लामी, जितने भी इस्लामिक संगठन देखेंगे, जो इस्लाम और इस्लाम हम पे आके बताए कि हम इस्लाम के लिए आ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने अरबी ईरानी जो कल्चर है, जो संप्रदाय, जो डोमिनेंस है, उसको बढ़ावा देने के लिए वो शासक वर्ग है। तो हमेशा इस बात को हमें याद दिलाते हैं कि देखो, हमारे बाप दादा यहाँ से बैठ के आए, घोड़े पे बैठ के आए, ये किया, इतने दिन हमने हुकूमत किया। वो हमेशा याद दिलाते रहते कि मैं शासक वर्ग हूँ और तुम शासित वर्ग हो। तो ये एक जो नैरेटिव है, जिसके खिलाफ हम बाबा कबीर के जमाने से लड़ रहे हैं, हमको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अब थोड़ा मोदी जी ने बात करने का प्रयास किया है। देखिए, उपाय एक ही है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात की जाए, मुस्लिम समाज में मुस्लिम सांप्रदायिकता को खत्म करने पे बात किया जाए, और मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं उस पे एक राष्ट्रव्यापी तौर पे हम बात करें। जैसे हम हिंदू समाज में कोई कुरीति है, तो उसमें 4 मौलाना भी बैठ के बात करते हैं और हिंदू समाज इसको सहज स्वीकार कर लेता है।
लेकिन आप मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात करें, राजीव रंजन जी जैसी एक डिबेट कराएंगे, मैं ओमकार जी से भी आग्रह कर रहा था, तुरंत उसको इस्लामोफोबिक और ये कह दिया जाता है। अशराफ ये नहीं चाहता है कि उसके समाज की जो बात हो वो स्वयं एड्रेस करे और एक जो है ना एक परिधि बना के उसमें रखा रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज में किसी तरह की कोई भी समस्या है, वो राष्ट्र की समस्या है या जी किसी भी समाज भारत की कोई भी समस्या है तो देश की समस्या, क्योंकि हम जब एक साथ रहते हैं तो हमारी समस्या है, हमारे सुख जी दुख भी एक साथ है और उसको उसी तरह से एड्रेस करना चाहिए। तो जब मुस्लिम बिल्कुल समाज में सामाजिक न्याय की बात होगी, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में साड़ी पहनी महिला भी बैठेगी बिछिया बिंदिया लगा के, धोती पहन के जब फैयाज अहमद फैजी भी बैठेंगे, तो फिर वो अरब ईरानी वाली कल्चर वो इस्लाम के नाम पे कैसे ला सकेंगे? तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज में कुरीतियों, मुस्लिम संप्रदाय, देखिए आज आप अभी कोई एक चैनल, आखिरी बात कर, अभी कोई एक चैनल खोलिए, किसी न किसी चैनल पे हिंदू सांप्रदायिकता पे बहस चल रही होगी, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बारे में हिंदू समाज की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उसमें से किसी को भी लगता है कि यार हमारे समाज में ये समस्या है, तो वो खड़ा होकर चिल्लाना बोलना शुरू कर देता है और दूसरा उसका विपक्षी भी उसकी इस बात का सम्मान करता है। मुस्लिम समाज पूरी दुनिया में वॉइस ऑफ डिसेंट का कोई सम्मान नहीं होता, गर्दन करवाते, इसीलिए हम जैसे लोगों पे लगातार खतरे होते हैं भारत के अंदर भी, क्योंकि वही माइंड सेटअप है। तो हिंदू सांप्रदायिकता पे आपको बात करते हुए मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता जो देखिए इस देश के अंदर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदू सांप्रदायिक होता ही नहीं है। अगर हिंदू सांप्रदायिक होते इस देश के तो 5000 साल से हम एक जीवित सभ्यता संस्कृति नहीं होते, क्योंकि सांप्रदायिकता ऐसी चीज है जो विनाश ले आती है। लेकिन इस देश के अंदर सांप्रदायिकता अशराफ लेके आए और तभी इस देश के लोगों को पता चला कि सांप्रदायिकता भी कोई चीज होती है। जी अगर क्योंकि हमारे यहाँ इतने विभिन्न धर्म हैं और धर्म के अंदर इतने मत हैं कि अगर हम लड़ने पे आ जाएं तो हमारा जो है अंतहीन युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन जी हम बहुत आराम डॉक्टर से फैयाज, रहते हैं, बहुत हमको कोई उपयोगी फर्क बातें नहीं आपने पड़ता। कही हैं, जी, इन पर तो आगे मैं भी इस बात मंथन जी, जरूरी है, जी, लेकिन अब कहीं पर इस चर्चा को कंक्लूड करना है। तो यहाँ पर ओंकार जी, मैं आपसे अंत में एक बात समझना चाहूँगा कि क्या इस घटना के बाद और इस घटना को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर हमने चर्चा की इतने विस्तार से, इसका नतीजा क्या होगा? क्या जो एक कोशिश हो रही थी कहीं भाजपा की ओर से कि मुस्लिम समुदाय को थोड़ा सा अपनी ओर खींचा जाए, क्या वो कोशिश जो है अब वो कहीं पर बैक बर्नर में चली जाएगी, मतलब उसका उतना असर नहीं होगा? या अगर आप एक तरफ ये भी नैरेटिव देते रहें कि हमने अतीक अहमद को निपटा दिया और दूसरी तरफ ये भी कहते रहें कि पसमानदा हमारे साथ जुड़ें, ये दोनों बातें अगर एक साथ चलेंगी तो इसका असर कुछ होगा क्या? देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से जो भी प्रयास हुए हैं, अभी हाल फिलहाल के कुछ काल में मोहन भागवत का एक मस्जिद में जाना, एक मदरसे में जाना, कुछ डीएनए को लेकर के बयान देना, ये सब चीज़ों को लेकर के तमाम तरह के विमर्श हिंदुओं में भी प्रतिक्रिया के तौर पर देखने को मिल रहे हैं और मुसलमानों में भी इसकी प्रतिक्रिया तो हुई है, चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों या अलग-अलग मत के वहाँ जो भी लोग हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई गलतफ़हमी होगी कि पसमानदा हो या जो भी हों, उनका कोई बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ आ जाएगा या आकर्षित हो जाएगा। क्योंकि उन्हें रोके रखने के लिए तो बहुत लोग हैं ना अभी भी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास हैं, वो तो आप ये समझ लीजिए कि प्रासंगिक भी नहीं है। उनको भड़काए रखने के लिए उनको नए-नए तरीके से घुमा-फिरा कर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ भड़काने वाले बहुत सारे पैदा हो चुके हैं। और मेरा ये कहना है राजीव जी, अभिरंजन जी और फैयाज साहब, ये अतीक को अतीक बनाने वाले कौन लोग हैं? या जो माफिया हैं, आतंकवादी हैं, जो समाज और देश के लिए एक नासूर से कम नहीं है, इनको महिमा मंडित करने वाले कौन लोग हैं? इनको संरक्षण, एक बहुत बढ़िया बात कही है, शायद फैयाज साहब ने कही है या अभिरंजन जी ने कही है कि कोई भी माफिया तब तक माफिया नहीं बन सकता है जब तक राजनीतिक संरक्षण उसको ना मिले।
वरना तो एक स्तर पर जाकर के तो बदमाश का अंत सबको पता है ना क्या होता है। वो गोली का शिकार होगा, कहीं ना कहीं एनकाउंटर हो जाएगा, या अगर कोई सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ही मेहरबान हैं किसी माफिया पर, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, उसके गिरोह को तितर बितर कर देंगे सारे को, बस इतना ही होगा, नहीं मारेंगे उसको। कुछ के प्रति थोड़ा सा रुख अलग किस्म का होता है, जैसा हमने योगी आदित्यनाथ के मुंह से भी सुना था सदन में कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, और उस मिट्टी में मिला देंगे सेंटेंस को पकड़ करके पूरे मीडिया जगत ने जिस तरीके से अतीक और उसके परिवार और उसके पूरे गिरोह को एक तरीके से पहले महिमा मंडित करने की कोशिश। ये महिमा मंडन नहीं है तो क्या है कि आप साबरमती से उस काफिले में शामिल होते हैं जो साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक पहुंचता है, और लाइव कवरेज करते हैं आप, उनका हगा मूता दिखाते हैं आप। मतलब ऐसी बेशर्मी तो मीडिया में पहली बार देखी है कि पुलिस की अभिरक्षा में सशस्त्र पुलिस बल के चौतरफा घिरे होकर के कहीं झाड़ियों में जाकर के कोई माफिया अगर लघु शंका से निवृत्त हो रहा है तो उसकी धार तक आप लाइव दिखा रहे हैं टेलीविजन चैनल पर। तो ये जो टीवी चैनल्स हैं, ये जो 4 बजे बैठते कि साथी, मैं तो इनके बारे में कहता हूं कि ये रेहड़ी खोमचे वाले हैं। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई तरह तरह की चाट, कोई वो जो आपके दही बड़े होते हैं वो बेच रहा होता है, और सबका जायका जो है इतने ज़्यादा मसाले उसमें डाल देते हैं कि लोगों की आंखों से भी आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वही हाल इस देश के मीडिया का है। आप 4 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे 11 बजे तक के प्राइम टाइम तक देख लीजिए, इनकी विषय वस्तु क्या होती है। मोस्टली सांप्रदायिक आधार पर ये अपना कंटेंट और प्रोग्रामिंग तय करते हैं, और वैसे ही लोगों को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही लोगों को गेस्ट बुलाते हैं जो इस तरह की बातें करने के आदी हैं और समाज और देश में जहर भरने का काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक रूप से समाज को और देश को विभाजित करने में लगे हुए हैं। तो हमें उन लोगों की शिनाख्त करनी चाहिए, शिनाख्त हो भी रही है, हो भी चुकी है, कि कौन लोग हैं जो इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देते हैं, महिमा मंडित करते हैं, और सबको एक बार, राजनीतिक दलों को भी, मीडिया को भी, और सो कॉल्ड जो हमारे और आपके बीच में बुद्धिजीवी हैं। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा कि वो सत्य असत्य हिंदी वाले जो हैं, उन्होंने उनसे कहा कि अब तो मोदी जी बहुत नाराज होंगे योगी जी से, अतीक की हत्या हो गई है, बुला करके डांटेंगे उनको। तो ये जो मानसिकता के शिकार लोग हैं मीडिया में बैठे हुए, उनको शायद जो जमीन पर चल रहा होता है। एक मेरे मित्र हैं अभिषेक तिवारी, वो कर्नाटक में ओपिनियन पोल करने के लिए गए थे, सर्वे करने के लिए गए थे, और वो मुझे बता रहे थे कि जब मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर था तो असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर वहाँ फ्लैश हुई, और वहाँ पर जितने वेटिंग रूम में लोग बैठे हुए थे उनमें से अधिकांश ने तालियां बजानी शुरू कर दी। ये क्या है? क्या मीडिया में बैठे हुए लोगों को या सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को समाज के इस सेंटिमेंट की चिंता है, इसका पता है? अभी जो अभिरंजन जी कह रहे थे रावण का, महिषासुर का, और जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, समाज और देश के लिए जो लोग घातक हैं, जो लोगों को सता रहे हैं, जो खून के आंसू पीने के लिए लोग अभिशप्त हैं, उनको समाज हमेशा मतलब बहुत सहानुभूति के साथ देखता है, और जो आतताई होता है वो किसी भी रूप में है, माफिया, गुंडा, बदमाश, आतंकवादी, नक्सलवादी, जी, समाज तो एक अंतिम उसके साथ टिप्पणी ओंकार बिल्कुल जी, नहीं। एक अंतिम टिप्पणी ओंकार जी, क्या इस घटना के बाद यहाँ से लेकर लोकसभा चुनाव तक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हमारी राजनीति में और ज्यादा बढ़ेगा?
कुछ लोग प्रयास करेंगे, वो हमेशा करते रहे हैं, वो इस बार भी बाज नहीं आएंगे। पर मुझे नहीं लगता कि अतीक कोई ऐसी शख्सियत थी, कोई ऐसा मसीहा था या ऐसा कोई रॉबिन हुड था कि जिसके लिए जो है वो पूरी मुस्लिम बिरादरी जो है वो अतीक के लिए एकजुट होकर के किसी कांग्रेस को या किसी क्षेत्रीय दल के पक्ष में जो है लाइन लगा करके वोट करना शुरू कर देगी। मैंने जैसे पहले कहा कि हिंदुओं में भी एक वर्ग है, मुसलमानों में भी एक वर्ग है जो इस तरह की जहनियत का शिकार है, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ सेकुलर ही हैं, सांप्रदायिक नहीं है। जी, अभिरंजन जी, आपकी अंतिम टिप्पणी कि किस तरीके से इसका राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है किसी भी पक्ष को, क्योंकि अंत में सारी बात अपने देश में जो है वो इसी चीज पर आ जाती है, किसको फायदा हो रहा है? देखिए, एक चीज तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय चाहे अतीक को अपने हीरो के रूप में देखता है या नहीं देखता है, लेकिन भारत के मुस्लिम समुदाय को जितना मैं समझ पाया हूं, फयाज अहमद फैजी जैसे कुछ लोग हैं जो तर्क सम्मत की बातें करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हमारे रूट्स यहीं के हैं और हम यहीं के हैं, तो इन्हीं लोगों के बीच में से किसी कालखंड में धर्मांतरित होकर आए हैं और इस समाज ने हमको गले से लगाया है। हमारे धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में इस्लाम में देखा जाता है कि तुरंत गला काट देंगे, और इतने समय तक न सिर्फ अपनाया, गले लगाया। आज़ादी के समय भी 9% की जो आबादी थी भारत में मुसलमानों की, वो आज जो है 14.2 तो 2011 में हो गई थी, शायद 15-16% अब हो गई। तो ये चीज है, लेकिन ये चीज मैं जरूर मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में देखता हूँ तमाम चीजों के बाद में, कि उनके भीतर एक एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है। चाहे वो अतीक को हीरो माने या ना माने, लेकिन वो इस बात पर कमोबेश एक राय है कि हमको मोदी सरकार, भाजपा के खिलाफ हमको वोट करना है। और ये पिछले 2 चुनाव में हमने देखा। हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जब पूरी तरह से भाजपा के विरुद्ध ममता बनर्जी में कांग्रेस और सीपीएम को जो लोग वोट दिया करते थे, जो उनके परंपरागत वोटर थे मुसलमान, उन पार्टियों को छोड़कर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट किया और को हराने के लिए वोट किया। और वो ट्रेंड हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा, जब बहुजन समाज पार्टी तक के परंपरागत वोटर जो मुसलमान थे, उन्होंने बीएसपी को वोट नहीं देकर, कांग्रेस को वोट नहीं देकर जो उन लोगों को देते थे, लगभग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का भी एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कंटिन्यू करेगा। जिस राज्य में पूरे देश का मुसलमान तो एक पार्टी को वोट नहीं देता, ये बात तय है, लेकिन जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत में जो पार्टी होगी, उस राज्य का मुस्लिम समुदाय लगभग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत रखने वाली सबसे मजबूत पार्टी या सबसे मजबूत गठबंधन को लगभग एकजुट होकर वोट देंगे। बावजूद वो वोट देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कोई हिंसा नहीं हुई, इसके बावजूद देंगे कि पिछले भारतीय जनता पार्टी से पहले सच्चर कमीशन जैसी रिपोर्टें भी आई, मुसलमानों के साथ तरह तरह के अन्याय हुए, सामाजिक अन्याय भी हुए और राजनीतिक अन्याय भी हुए। इसके बावजूद तो भारतीय माइंडसेट बना दिया गया और शायद ये माइंडसेट भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करता है, क्योंकि जैसा फयाज अहमद फैजी जी ने कहा कि ध्रुवीकरण जब होता है तो वो बहुत एक तरफा नहीं होता कि केवल मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा। मुसलमानों का ध्रुवीकरण होता है तो लाख जातिवाद है हिंदुओं के भीतर, लेकिन हिंदुओं का भी कुछ न कुछ ध्रुवीकरण होता ही है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये सूट करता है कि मुसलमानों की गंदी राजनीति करने, मुसलमानों को भड़काने वाले, उनमें सुरक्षा बोध भरने वाले राजनीतिक दल इस तरह की राजनीति करते रहे, तो उसके काउंटर में, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदुओं को ध्रुवीकरण मिलता है और इनको भी सत्ता और वोट हासिल करने में सहूलियत होती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये राजनीति तो चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक लाइन में को भड़काए रखने में, देश की धारा से अलग रखने में इन विपक्षी पार्टियों को जरूर कामयाबी मिलती हुई मुझे दिखाई देगी। एक लाइन में, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या से क्या यह ध्रुवीकरण और बढ़ेगा या पहले से ध्रुवीकरण है, उसी में ये एक और छौंक जुड़ गई है? पहले से ध्रुवीकरण है, उसी में छौंक जुड़ गई है।
मैं नहीं समझता कि मुसलमान अंतरात्मा से बात करेगा, दिल पे हाथ रख के कहेगा, तो वो कोई भी मुसलमान ये नहीं मानेगा कि अति महात्मा गांधी था और उसकी हत्या हो गई तो बहुत बड़ा पाप हो गया इस देश में। मुझे नहीं लगता ऐसा। जी, लेकिन एक नेता तो हैं अपने देश में जो अतीक अहमद की हत्या पर हत्यारों को गोडसे कहते हैं और बस कहते कहते रुक जाते हैं कि अतीक अहमद की हत्या आज के युग में गांधी की ऐसे हत्या। लोग तो हैं पूरी दुनिया में, है ना, लोग तो है ही जी जो जी ओसामा बिन लादेन को भी कहते हैं। अब वो जी पाकिस्तान वाले माइंडसेट के कुछ लोग हैं, अब उनका क्या करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिन्ना के मानसिक वारिसों की कमी आज भी इस देश में नहीं है। बहरहाल वो एक अलग चर्चा का विषय है। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहाँ समेटते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बात राजीव बहुत जी, बहुत मैं एक बात धन्यवाद। एक जी बात बस मैं एक लाइन में समय पूरा हो गया है, मैं बिल्कुल। हाँ बस 30 सेकंड में बात कहना चाहूँगा। मैं ओमकार जी की बात से सहमत होते हुए कि इसका बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि मुस्लिम समाज एज ए होल, चाहे अशराफ हो पसमानदा हो, भावना में बहुत तेजी से बहता है। लेकिन ओमकार जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसका बहुत कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरा, अभिरंजन जी जो कह रहे थे कि वो एक विपक्षी लोग भड़काते हैं, देखिए अगर कोई समुदाय विशेष किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं देता है, ये उस राजनीतिक पार्टी के लिए और उस समुदाय के लिए सोच का विषय है कि वो उनको इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। एक बात, अभी जो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने एक पसमानदा को टिकट दिया है विधानसभा का, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहां वो जीत होती है तो पसमानदा और भाजपा के जो समीप आने की जो बात चल रही है उसमें एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद फैजी साहब। तो चलिए अब अपनी आज की इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। आप चारों जुड़े, समय निकाला बहुत अपना कीमती, इसके लिए आभार आप सभी का। नमस्कार, बहुत जो बहुत दर्शक धन्यवाद हमें बुलाने देख रहे हैं अभी या आगे भी हमारी इस बातचीत को देखेंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।